नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चलवाल और आज ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं खास मेहमान रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी जी। 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जन समर्थन दिखाया कि हाँ भाई, निर्दलीय भी बंदा दमदार है। तो आज बहुत सारे मसलों पे बात करेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा रामनगर के चुनाव रहेंगे जो वर्तमान में चल रहे हैं, निकाय चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव। स्वागत है संजय जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। क्या संजय नेगी सज्ज हैं कांग्रेस में घर वापसी के लिए? देखिए, अभी तो मैंने सोचा नहीं है कांग्रेस में मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मुझे 3 साल 2022 में मैंने चुनाव लड़ा था, तो 3 साल पूरे होने को हैं और समय समय पर ये बात उठती है कि संजय नेगी बीजेपी में जा रहा है, संजय नेगी कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि मैं किस पार्टी में जाऊँगा। कोई और विकल्प भी खुला छोड़ा है, जैसे आम आदमी पार्टी या कोई निर्दलीय? देखिए, आम आदमी पार्टी का यूकेडी टाइप, आम आदमी पार्टी यूकेडी का इस उत्तराखंड प्रदेश में कोई ज़्यादा वजूद तो है नहीं। हाँ, तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं के बारे में राष्ट्रीय पार्टी के बारे आम में आदमी ही पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है अब तो। जी, अब ये समय आने पे अभी काफ़ी लंबा अपने समय पत्ते है। खोल नहीं रहे हैं, 2027 में भी काफ़ी लंबा समय है। अभी पत्ते नहीं खोल रहे जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये चुनाव अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है। हाजी साहब का जो स्टेटमेंट है कल का, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? देखिए, हिंदू मुस्लिम करने की योजना तो शुरू से ही आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने की है। पहले दिन से उनके नारे आप उठा के देख लीजिए और उनके जो भाषण हो रहे हैं वो आप सब कुछ देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी करवाएगी ही करवाएगी। और मुझे तो लगता है कि रामनगर के लोग समझदार हैं और कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात पर नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। अच्छा, इसमें साफ सी बात तो वो है ना कि हाजी साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश की एक तरफ से। देखिए, हो सकता है मैंने वो स्टेटमेंट तो उनका सुना नहीं, लेकिन यदि वो अपने वोटरों को एकजुट करने की सोच रहे हैं तो जो राजनीति कहती है, देख भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी ये सोच रहा है वो अपने वोटरों को जो है एकजुट करे, और हाजी अकरम भी ये सोच रहे हैं मैं अपने वोटरों को एकजुट करे। लेकिन हम उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं तो हम उन्हें कौमी एकता के नाम पर चुनाव लड़ा रहे हैं। हमें हिंदू के वोट भी चाहिए, मुस्लिम के वोट भी चाहिए, सिख के वोट भी चाहिए और ईसाई के वोट भी चाहिए। हाजी साहब को तो सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए लगता है। नहीं, वो लगातार मेरे साथ घूम रहे हैं। चोरपानी, गौजानी, कानिया और पंपापुरी, दुर्गापुरी, भरतपुरी, बाजार, हर जगह हम घूम रहे हैं। सभाएं हमारी हर जगह हो रही है। अगर उन्हें खाली मुस्लिम के वोट चाहिए होते वो केवल खताड़ी से बाहर नहीं निकलते, वो हमारे साथ हर जगह घूम रहे हैं। अच्छा, संजय नेगी के आते ही पुष्कर दुर्गापाल और निशान पपने के फोटो या तो छोटे हो गए या गायब हो गए। नहीं, देखिए मेरे आने के बाद से फ़ोटो छोटे नहीं हुए। वो शुरू में 2-3 फोटो चल रहे थे, उसमें पुष्कर दुर्गापाल, निशान पपने और ताइब खान जी थे। जब चुनाव लड़ने की बारी आई, कांग्रेस समर्थित की बारी आई, तो अब उसमें मेरी फोटो तो एक जगह भी आप नहीं देखोगे, मेरी फोटो तो कहीं भी नहीं है। मैंने उन्हें शुरू दिन से मना कर दिया था कि मेरी फोटो बैनरों में और उसमें कहीं भी नहीं आनी चाहिए। केवल हरी साहब जी की फोटो उनके बैनरों में है और किसी को इग्नोर नहीं किया गया है। नहीं, हमने और लगातार हर सभा में पोस्टर देखे जिसमें आपकी फोटो भी है और उतनी ही बड़ी जितनी हाजी शहर के अंदर नहीं होगी, किसी ने मोबाइल में अगर बना दी होगी, फेसबुक में अगर बना दी होगी तो उसी में होगी, फेसबुक में। सार्वजनिक तौर पर कहीं भी बैनर में मेरी फोटो नहीं है। अच्छा, जब संजय नेगी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एक वाकया फिर जिंदा हो जाता है। 22 के चुनाव में आपके उसमें भी ये वाकया जिंदा हो रहा था और ये वाकया है जब संजय नेगी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट एक युवा चढ़ गया था। मैं आपके साथी रोहित पांडे की बात कर रहा हूँ। विपक्षी हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाते हैं और अब फिर ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। कैसे हटाएंगे इस दाग को? देखिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है हटाने की। सरकार ने केस वापस ले लिया है और केस से हम सारे लोग बरी हो चुके हैं। और राजनीति है, राजनीति में ये मुद्दे तो उठेंगे ही और उठाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मुद्दों को उठाने से मैं और मजबूत होते जाता हूँ। लेकिन जनता के बीच तो मैसेज गलत जाता है ना? जनता के बीच अगर मैसेज गलत जाता तो मुझे 17,000 वोट नहीं मिलते। क्या पता मैं इस रामनगर का क्या पता 17 के बजाय 28 या 29 या 37,000 होते। इस रामनगर का ज्येष्ठ प्रमुख नहीं बनता, मैं इस रामनगर का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनता। मैं बाहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ। चोरपानी से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना, मैं शिवलालपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य बना और अब जहाँ से लड़ूंगा वहाँ से भी क्षेत्र पंचायत सदस्य बन के आऊँगा। और ये विरोधी से कितना ही खींचते रहे, कितना ही कहते रहे, जनता इस मुद्दे को नकार चुकी है। लेकिन एक मसला इस पे साफ साफ कहा जाता है कि भाई संजय नेगी अगर उस दिन खुद टंकी पे चढ़ते तो शायद ये वाकया नहीं होता। आप क्यों नहीं? संजय नेगी को तो पता ही नहीं था कि ये लोग टंकी पे चढ़ गए। ये लोग स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे सारे के सारे लोग। और मैं इन्हें खुद ढूंढ रहा था कि हैं कहाँ। पुलिस के साथ मैं खुद ढूंढ रहा था इन लोगों को कि हैं कहाँ। अचानक मुझे पता चलता है कि ये सारे 4 लड़के जो है टंकी पे चढ़ गए हैं। मैं स्वयं वहाँ पे आया
और मैंने बहुत मनाने की कोशिश उन लोगों से की, लेकिन प्रशासन मुझे भी उकसा रहा था। जो उच्च अधिकारी थे उस मौजूदा उस समय जो एसएसपी थी, वो स्वयं ये चाह रही थी कि इनका समझौता ना हो और कुछ ऐसा हो जाए कि संजय नेगी बैकफुट पर आ जाए, जिसमें और उसमें हाथ भी, मैं पहले भी कहा, उस पूरे प्रकरण में हाथ भी रणजीत सिंह रावत का था। आपको अब मैं पूरे अगर उसमें जाऊंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। आपको पता होगा कि 2 तारीख को यहाँ चुनाव, 3 तारीख को यहाँ चुनाव थे, 2 तारीख की रात को एबीवीपी वालों की एक मोटरसाइकिल फूंक दी थी, जिसमें मेरे सहयोगों को नामजद कर दिया था, जो घर में सोए हुए थे। जब उनकी लोकेशन निकाली तो वो सारे के सारे लोग घर में सोए हुए थे। चुनाव होने के बाद एसएसपी से मिलने सारे लोग कोतवाली में गए। कोतवाली में उन्होंने बात की तो एसएसपी ने मिलने से मना कर दिया, जहाँ से मामला तूल पकड़ गया और अवेश में आकर लड़कों ने वहाँ पे आत्मदाह की धमकी दे दी थी। उसके बाद ये प्रकरण हुआ। आपके पुराने साथी थे दीप गुणवंत, जो उस वक्त आपके साथ थे, आशीष ठाकुर, दोनों साथ में नहीं हैं? आशीष ठाकुर तो मेरे साथ कभी रहा नहीं। हाँ, दीप गुणवंत जरूर रहा। दीप गुणवंत को हमने छात्र संघ का सचिव बनाया, दीप गुणवंत को हमने छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया, दीप गुणवंत को मैंने विधानसभा अध्यक्ष बनवाया। और दीप गुणवंत आज राजनीति में सक्रिय नहीं है मेरे साथ, कल भी मेरे साथ बैठा हुआ था। राजनीति में सक्रिय नहीं, वो अपने कारोबार में लगा हुआ, कारोबार की तरफ उसका। आशीष ठाकुर, मदन जोशी? आशीष ठाकुर से इनसे तो कभी ऐसी कोई दोस्ती रही नहीं है। सन 2003 में इनसे थोड़ी बहुत दोस्ती थी, उसके बाद इनके रास्ते अलग हो गए, हमारे रास्ते अलग हो गए। अच्छा, अकरम के साथ ही क्यों गए? आप निर्दलीय के साथ जाते तो आप नरेंद्र शर्मा के साथ भी जा सकते थे। बिल्कुल, अकरम के साथ इसलिए गया, जब 2 तारीख को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई कि कौन कौन चुनावी मैदान में है, तो मैंने मंथन किया 8-10 दिन तक मैंने सोच विचार किया कि कौन इस रामनगर के लिए ठीक हो सकता है। और वैसे तो मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदता हमेशा अकरम जी से रही है, उन्होंने हमेशा मेरा विरोध किया, लेकिन मैंने इन सब चेहरों में एक चेहरा देखा जो ठीक था, जिसने रामनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा, जिसने कभी दंगे फिसाद की बात यहाँ पे नहीं की, जिसने हमेशा कौमी एकता की बात कही और प्रेम सम्मान के साथ छोटे से मिलना, बड़े से मिलना, ये सारी चीज़ें को देख के तब मैंने उनका चुनाव किया। 11 तारीख को मैंने अपने समर्थकों के साथ समर्थन दिया। तो कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? देखिए, राजनीति में डिसीजन सर्वोपरि होता है। मैंने डिसीजन लिया है और तन मन धन से हम चुनाव लड़ा रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है ये तो वक्त पर छोड़ दिया। हम काम कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ा रहे हैं, दिन रात हमने एक किए हुए हैं। डिसीजन गलत है या सही है वो तो 25 तारीख को पता लगेगा। अगर अकरम की हार होती तो इसे आपकी हार माना जाए? निश्चित रूप से अगर वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं हम में कमी रही होगी कि वो हार गए, और जीतेंगे तो उसका श्रेय भी हम लेंगे। अभी मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है आपका? देखिए, जब मैंने 10 तारीख तक समर्थन नहीं दिया था, 11 को मैंने समर्थन दिया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारी टक्कर में था, लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र शर्मा भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चुनाव त्रिकोणीय सा हो गया है और नरेंद्र शर्मा भी बराबर की टक्कर में आ गए। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी टक्कर किससे है, लेकिन अव्वल हम हैं, नंबर 1 पे हम हैं। नंबर दूसरे पे कौन है फिर? मैंने बता दिया ना, दोनों में से कोई भी आ सकता है। कोई भी? फिलहाल नरेंद्र शर्मा काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो आप भुवन पांडे को कहीं नहीं देख रहे? नहीं, वो कहीं नहीं है। कहाँ से वोट आएंगे उनके पास? वो मुस्लिम वोटों के भरोसे बैठे हुए हैं कि 3-4 हज़ार मुस्लिम वोट आए और सम्मानजनक हार उन्हें मिल जाए, 7-8 हज़ार वोट उनके आ जाए और अकरम हार जाए। उनका एक ध्येय है कि अकरम हार जाए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, उनका ध्येय है। इसलिए वो मुस्लिम, वो आप उनको देख रहे हैं कि हिंदू इलाकों में जाने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेंध लगाने की कोशिश खताड़ी और गुलगट्टी में कर रात दिन पूर्व विधायक और भुवन पांडे वहीं पड़े हुए हैं, गुलरघट्टी और खताड़ी में। आपका प्रचार भी ज़्यादातर वहीं चल रहा है? हमारा तो शाम को होता है, तो डेली एक हमारी सभा होती है और दिन भर हम हिंदू इलाकों में, चोरपानी गोजा, आज हमारा कानिया गोजानी चोरपानी आज 4 दिन हो गए में, आज फाइनल हो गया हमारा। अब हम शाम को हमने प्लान कर रखा है कि अपना जो वहाँ का वोटर है उसको दोबारा कंसोलिडेट करना है। बिल्कुल, फिर वहाँ भड़काऊ भाषण भी देना, जाना ही पड़ेगा। वहाँ अकरम साहब भड़काऊ भाषण भी देने। फिर भड़काऊ भाषण तो मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं दिए, अभी तक ऐसे कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के और लोगों के भाषण सुन लीजिए, उनके भाषण जरूर भड़काऊ है। नहीं, उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद का मसला जो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो इन बातों को करते हैं, लव जिहाद की बात, दंगे फिसाद की बात, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इन बातों को जो कह रहे हैं उनको नहीं आना चाहिए जीत कर, ये बात कही उन्होंने। इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके रहते रामनगर में नशा जुआ बहुत टाइम से फल फूल रहा था, आपने देखा होगा इसे। आपने आज तक आवाज़ नहीं उठाई और चुनाव के लिए क्या मुद्दा आपने बचा के रखा अब था? मैं सार्वजनिक तो नहीं करूँगा ना कि मैंने आवाज़ उठाई नहीं उठाई, कोतवाल से पूछो।
रामनगर कोतवाल से मैंने कितनी बार उनसे कहा आमडंडा के अंदर जुआ चल रहा है, हर गली में नशा चल रहा है। एसएसपी से पूछना इससे पहले वाले, उनको तक शिकायत की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहाँ छापा मारने की, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सत्ता पक्ष के लोग चला रहे हैं ना उसे। ये सत्ता पक्ष के ऐसा लोग तो चला नहीं कि रहे आप सत्ता पक्ष के उस कैंडिडेट पीयूष से जी, बदला ले रहे हैं 2022 का? पीयूष जी मैं क्यों बदला लूंगा? देखो उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हाँ। वो अपने पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करेंगे, मेरा तो नहीं करेंगे ना। मेरा तो नहीं करते, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मेरा तो नहीं करते, तो इसमें बदला लेने वाली बात क्या होगी? नहीं, वही आरोप उन्होंने तब आप पे लगाए थे 2022 में, और वही आरोप अब आप उन पे वो लगा तो रहे हैं। शुरू से लगाते हुए आते हैं। वो आप पे गुंडा, और मैं अकेला तो नहीं कह रहा हूँ ना इस बात को, मैं अकेला तो नहीं कह रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावेदार थे, सारे लोग ये आरोप लगा चुके हैं उन पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगा चुके हैं, है ना। और शहर में ये बात जो संभ्रांत लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, वो लोग कह रहे हैं, केवल संजय नेगी तो नहीं कह रहा ना, सारे लोगों के जबान पे बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कई सालों से आमडंडा के अंदर जुआ चला रहा था, और कई सालों से नशे के जो व्यापारी हैं, जो उनके साथ घूमते हैं, वो सारे के साथ उनके गुर्गे बनकर घूमते हैं। आप कहते हैं कि मैंने वसीम को बंद करवाया, उसका होटल सीज करवाया, फिर वो होटल खुल कैसे गया भाई? क्या लिया आपने उनसे ऐसा? क्या वो होटल खुल गया आज की डेट में? स्लाटर हाउस का आप कहते हैं मैंने बंद कराया, फिर खुल कैसे गया? श्रेय लेते हो तुम, लेकिन बाद में ही नहीं बताते हो कि वो खुल भी गया है। ये भी तो बताना चाहिए क्यों खुला और कैसे खुला। अच्छा, ये जो आरोप हैं आप पर भी लगते हैं कि आपके साथी भी शहर में जुआ चलाते हैं, और कहा जाता है कि संजय नेगी का भी हाथ है। भाई संजय नेगी के आशीर्वाद के बगैर वो ये नहीं कर सकते। देखो, और पूर्व में पकड़े भी गए हैं। संजय नेगी चलाता तो पकड़े नहीं जाते ना, मैं भी तो सत्ता में रहा हूँ। पुलिस की हिम्मत कैसे हो जाती है अगर मैं सत्ता में रहकर एक ब्लॉक प्रमुख, सत्ता पक्ष का ब्लॉक प्रमुख जुआ चला रहा है और उसका जुआ पकड़ा जाता है, तो कैसे पकड़ा जाता? कहीं ना कहीं जुआ कई जगह मैंने स्वयं पकड़वाया है, मैं स्वयं पकड़वाता हूँ जुआ। तो ये आरोप तो उन्होंने मेरी काट के लिए किया है कि जुआ चलवाता था। अब था कह रहे हैं, अब पहले ये था कि चलाता है, अब था हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं उनके जुए के अड्डे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके जुए अड्डे चल रहे हैं, तो चल कहाँ रहे हैं? हमने तो साफ बताया कि कहाँ चल रहे हैं। आमडंडा एक कैंटीन है, उसके अंदर चलता था जुआ। अभी बंद है? आमडंडा इस समय बंद है भाई, चुनाव के लिए तो बंद करना पड़ेगा ना। चुनाव के बाद मैं आपको बता दूंगा फ़ोन करके, चुनाव के बाद चालू हो जाएगा तो बता दूंगा आपको। अभी 6 महीने पहले वहाँ छापा पड़ा है। अच्छा, 6 महीने पहले वहाँ छापा पड़ा और कई लोग वहाँ पकड़े भी गए। तो उसमें भी ये कहा गया कि आपके लोग भी पकड़े गए? मेरे लोग पकड़े गए, मैंने थोड़ी उनको जुआ खेलने भेजा था। पकड़े गए तो सजा भुगतेंगे। जो मेरे साथ का जुआ खेलेगा नहीं, आपने उनके नाम हटाने की मतलब ही नहीं होता कोई, मैं ये काम करता ही नहीं। एक कॉल डिटेल बता दीजिए पुलिस के पास, मैंने अगर किसी को छुड़वाने के लिए फ़ोन किया हो तो हम तो प्रूफ मांग रहे हैं। अच्छा, इस शहर में क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको हर वाकया पता होगा कि कहाँ कहाँ नशा चल रहा है, कितने वैरायटी के नशों का कारोबार इस शहर में चल रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, रामनगर इस समय जुए के मकड़जाल में फंस चुका है। खताड़ी से लेके आप चले जाइए, जो MP इंटर का कॉलेज का फील्ड है, वहाँ पे शाम को नशेड़ी आपको सब मिल जाएंगे। गुलरघट्टी चले जाइए, आपको वहाँ नशे के व्यापारी मिल जाएंगे। आप आमडंडा चले जाइए, आपको वहाँ मिल जाएंगे। पंपापुरी, दुर्गापुरी की तरफ भी एक वो अड्डे से बना रखे हैं उन लोगों ने। तो बार बार कहने के बावजूद, कई बार आपने देखा होगा कि मैंने प्रदर्शन भी किया नशे के खिलाफ। नशा शराब का नहीं है, स्मैक का नशा, चरस का नशा और गांजे का नशा है, और जो युवाओं को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो संजय नेगी की क्या भूमिका होगी इसे बंद करवाने में? देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो कई बार जो है जुलूस, धरने, प्रदर्शन निकाल लिए हैं, और पुलिस कार्रवाई भी करती है हमारे धरने प्रदर्शन के बाद। 1-2 बार कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद फिर जैसा का तैसा रहता है। अच्छा, वापस उसी सवाल उसी नरेंद्र शर्मा को समर्थन देकर समर्थन नहीं दिया आपने, कहीं गलती तो नहीं कर दी? देखिए, मेरी दिली इच्छा थी कि नरेंद्र शर्मा जी को समर्थन दूं शुरू से ही, इसलिए मैंने आपको बताया कि 8 दिन मैंने वेट भी किया कि नरेंद्र शर्मा जी फाइट में अगर आए तो नरेंद्र शर्मा जी को समर्थन करूंगा। अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, और अपने संगठन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैंने भी चुनाव लड़ा ना, उनके साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा। ये एक दिलदार व्यक्ति की पहचान है। और आज नरेंद्र शर्मा धीरे धीरे अप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यदि नरेंद्र शर्मा को टिकट दिया होता भारतीय जनता पार्टी ने, हम अकरम को नहीं जीता पाते, हाजी अकरम को नहीं जीता पाते। तो अभी जो स्थिति है, आप कह रहे हैं कि नंबर 2 या नंबर 3 पे जहाँ पे भी नरेंद्र शर्मा होंगे, तो उनको टैकल करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग?
देखिए, हमारा चुनाव प्रचार क्योंकि जीतना तो आपने है ही, आक्रामक आप अक्रम को जिताने की कोशिश करेंगे। हमारा आक्रामक चुनाव प्रचार, सभाएं और डोर टू डोर लोगों के पास पहुंचना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। कल हमारा रोड शो है और शाम को भी हमारी बहुत सारी सभाएं हैं। परसों भी लगातार बहुत तेज़ी से हम जो है कार्यक्रम अपने आगे को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम पीछे करेंगे और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि संजय नेगी बहुत साइलेंटली अपने प्रतिद्वंदियों को मात देते हैं। अक्रम आपकी प्रतिद्वंदी रहे हैं जी। कहीं ये साथ इसलिए तो नहीं कि उनको मात देनी है? ये तो आप 25 तारीख को देखना ना। मेरे साथ जितने लड़के रहते हैं, आज भी मैं छात्र संघ में नेता बनाता हूँ ना, चुनाव लड़ाता हूँ, 20-21 सालों से लड़ा रहा हूँ। कितने लड़के मैंने आगे बढ़ा दिए। यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी है, पूरी मेहनत करके, मैं पार्टी में नहीं था लेकिन उसको चुनाव जिताया मैंने। तो मेरे साथ के कई लड़के जो है, कोई सभासद है, कोई ग्राम प्रधान है, मेरी टीम देख लीजिए आप। भाई मैं अगर उनको पीछे करने का काम करूंगा तो मेरे साथ कौन आएगा? अगर हर किसी का मैं विरोध करने लग जाऊंगा तो मेरे साथ कौन आएगा? नहीं, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे प्रतिद्वंदी कहीं भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि 2027 आपका है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर वहाँ वो फिर मुकर गए भाई, वो ये जो तो राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक हालात क्या कहते हैं, अभी तो 2 साल हैं। वो तो रंजीत रावत के बिल्कुल खास थे, एकदम खासम खास। कौन? हरीश रावत जी और रंजीत रावत की खासम खास तो आपने देखी होगी ना एक टाइम पे, कितने खास थे दोनों लोग। तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो आप ये ऑप्शन भी देख रहे हैं कि कल 27 में दोबारा वहीं अपने पुराने आका के पास पहुंच सकते हैं? हो सकता है, कहा ना, राजनीतिक हालात। आज हम सब लोग एक हुए क्या ना। संजय नेगी इसके लिए तैयार है? आज हम सब एक हुए हैं। ताइफ खान, निशान पपनी जी, पुष्कर दुर्गापाल जी, हाजी अकरम, सब कहाँ थे? सब रंजीत भाई के साथ थे ना। हाँ। और आज कहाँ हैं? तो इसी को राजनीतिक समीकरण कहते हैं और हालात कहते हैं कि कब राजनीति में क्या हालात बन जाए कुछ नहीं पता। अच्छा, रामनगर में हम कांग्रेस में देखते हैं संजय नेगी ने सबका अपोज किया। जो भी विधायक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ तैयार हुआ, चाहे योगेंद्र सिंह रावत हो, चाहे अमृता रावत हो, चाहे रंजीत रावत हो या फिर महेंद्र पाल। आपसे किसने कह दी ये बात? महेंद्र पाल के खिलाफ तो मैं चुनाव लड़ा था, वो तो ठीक है। 17 में आप रंजीत रावत जी से पूछ लीजिए मैं कहाँ था। नहीं, आप उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन भाई उठा के देख लीजिए ना, सारी सभाओं में गया हूँ उनके साथ, कन्वेंसिंग में गया हूँ, भले ही 15 दिन गया। वो उनकी गलती है कि वो 15 दिन में मेरे पास आया। उससे पहले मैं दावेदार था ना, तो मैं कैसे उनके साथ चले जाता? जिस दिन मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, दिल से उन्हें चुनाव लड़ाया। अमृता रावत, सतपाल महाराज 2009 में यहाँ आए, मेरी शादी थी, हाथ में कंकड़ बंधा हुआ था। मैंने तमाम सभाएं इस रामनगर के अंदर की उनकी, लखनपुर के अंदर, जहाँ कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था कोई। कंकड़ पहन के बाहर नहीं जाते ना जब शादी होती, मैंने उनकी सभाएं कंकड़ पहन के की। ठीक है, 12 में अमृता रावत आई, सतपाल महाराज जी ने मुझे बुलाया, मेरे पर आरोप लगाया कि तुम हरीश रावत जी के आदमी हो, तुमने, इन लोगों ने हमारा विरोध किया। उन्होंने ये आरोप लगाया, जबकि हरीश रावत जी ने मुझे कभी किसी का अपोज करने को नहीं कहा। 12 में उन्होंने मेरे को फिर बैठाया, मैं उनके साथ बैठा, घर में ही बैठा, और अमृता रावत जी के लिए काम करने का, और हमने दिल से जितना काम हमने करना था हमने किया। उसके बाद भी उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने विरोध किया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई? लड़ाने के बाद अगर विरोध करो, 17 में रंजीत रावत को लड़ाया। इनका विरोध क्यों था? इनका विरोध क्यों था? इनका आपका जो भी कैंडिडेट से इनका विरोध किस वजह से था? मैंने कहाँ विरोध किया? मैं वही तो बता रहा हूँ। आप ही कहते हैं ना बाहरी बाहरी बाहरी। भाई दरी हम बिछाएं। आप पे वो आरोप लगाते हैं कि आप भी बाहरी हैं। 25 से सन 84 में आ चुका हूँ मैं यहाँ। मेरे पापा पशुधन प्रसार अधिकारी थे, पशु अस्पताल में डॉक्टर थे। किराए के मकान में हम हिम्मतपुर रोटियाल में रहे, कुशल सिंह जी के मकान में। और 84 में मैं उस समय 5वीं में पढ़ता था। उस समय आ गया, तो मैं बाहरी कहाँ से हो गया? ये बताया ना, मैं बाहरी कहाँ से हो गया जब मैं 84 में यहाँ आ गया हूँ तो। और बाहरी का विरोध इसलिए करना हमें पड़ा, योगेंद्र सिंह रावत एकमात्र ऐसे विधायक थे जो केवल 4 महीने विधायक रहे। उसके बाद एनडी तिवारी ये वो स्थानीय तो नहीं थे यहाँ, वो बाहर की। 12 में अमृता रावत, 17 में रंजीत रावत, 22 में महेंद्र पाल। तो हम क्या करें? हम इसी काम के रह गए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और दरी बिछाएं, रैली निकालें, ये करें। भाई हमारी भी तो उम्र बीत रही है। अच्छा, इसलिए हम कांग्रेस ने हमेशा यहाँ पे जब भी विधानसभा इलेक्शन होते हैं, इनका एक तरीका है कि हमेशा एक बाहरी कैंडिडेट उतार देते, पैराशूट कैंडिडेट जी। 27 में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं अगर हरीश रावत यहाँ आए लड़ने के लिए? अगर सपोज कीजिए वो खुद नहीं उतरते, अपने बेटे को मैदान में उतारते। देखिए, अब ये स्थिति नहीं है कि हम किसी का सपोर्ट करें। उम्र बढ़ रही है। देखो, पुष्कर दुर्गापाल जी भी लगभग 56-57 साल के हो गए होंगे। मेरी उम्र भी 45 के आसपास हो चुकी है। निशान पपनी जी की भी 52-55 हो चुकी होगी। तो अब ये स्थिति नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं। अब तो हम ताल ठोकेंगे अपने लिए और स्वयं चुनाव लड़ेंगे। तो अगर हरीश रावत या उनके बेटे आते हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मतलब लड़ेंगे आप? जी।
ये खुला है, चाहे कांग्रेस से लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, जी जी। लेकिन चुनाव लड़ना है। आपके कार्यकर्ता आपको, आपके साथी जो हैं आपको बॉस बुलाना पसंद करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो बॉस बुलाते हैं, तो आपको क्या? नहीं, एक दो लोगों ने मुझसे बॉस कहा तो मैंने उससे सीधा टोका, मैंने कहा बॉस क्या होता है भाई? बॉस शब्द स्वयं मुझे पसंद नहीं है। मैं उनसे खुद कहता हूँ कि जो है बॉस शब्द मत जोड़ा करो। कोई फेसबुक में भी लिखता है, मैं उससे कहता हूँ इसे हटा, एडिट कर, क्योंकि मुझे जो शब्द स्वयं पसंद नहीं है तो मैं वो सुनना क्यों पसंद करूँगा। कहते हैं आपको? कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, आप पर एक और आरोप भी लगता है कि आप वो सारे काम इग्नोर कर देते हैं जो आपको राजनीतिक और आर्थिक लाभ नहीं देते हैं, खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं को। पीयूष जी, आप ये बता दीजिए, मैं 24 घंटे राजनीतिक व्यक्ति हूँ। हाँ, कहीं कोई घटना होती है, कौन सबसे पहले पहुँचता है बताइए आप मुझे? कहीं भी कोई घटना होती है या किसी की मदद करनी हो, कौन पहुँचता है वहाँ पे? हाँ, संजय नेगी। सत्ता पक्ष के लोग नहीं पहुँचते, विधायक नहीं पहुँचता है, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं पहुँचते। संजय नेगी मेरी फेसबुक वॉल उठा के देख लीजिए, सब जगह मैं मिलूंगा। अभी कोई घटना ढिकली में हो जाए, मैं आपका इंटरव्यू छोड़ के चले जाऊँगा, भाग जाऊँगा। किसी बाघ ने अगर किसी व्यक्ति को मार दिया तो मैं उठ के चले जाऊँगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम तक पहुंचा है कि भाई आपकी आर्थिक संपत्ति कितनी है? मेरे पास आज की डेट में 3 या 4 लाख रुपये होगा बैंक बैलेंस। 3 या 4 लाख रुपए? ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन 4 लाख हो, वो भी सुन लो क्यों रखे हैं मैंने। मेरी स्कॉर्पियो की किस्त जाती है 25,000 रुपये महीना, वो किस्त उसमें से कटती है। मेरा कोई आर्थिक स्रोत तो है नहीं, लेकिन मैं जब जो चुनाव लड़ता हूँ, जनता का इतना प्यार मिलता है। मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, 1.5 करोड़ का चंदा दिया लोगों ने मुझे, और मैंने चुनाव खुल के लड़ा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे चंदा दिया 50-60 लाख रुपये का, जितने का भी चुनाव हुआ लोगों ने प्यार दिया उसमें। और मुझे ये उम्मीद है आगे भी, क्योंकि मैंने लोगों की निस्वार्थ मदद की है। मैंने ये नहीं कहा भाई मैं तेरा काम करवा रहा हूँ, 1 लाख रुपये दे या 10 लाख रुपये दे, बड़ा से बड़ा काम भी, किसी से कोई पैसे नहीं लेता मैं काम करवाने के। वो लोग चुनाव के टाइम पर मुझे मदद करते हैं। स्कॉर्पियो को लेकर के भी कहा जाता है ना, जिस पद पर आप हैं, इतनी महंगी गाड़ी बहुत लोगों के लिए सपना रह जाती है, और जिस पद पर अभी आप हैं, मेरे ख्याल से इतना वेतन नहीं होगा कि संजय नेगी उसको। मैं ठेकेदारी भी तो करता हूँ, ब्लॉक में हूँ भाई मैं। ब्लॉक 10 साल से ठेकेदारी भी कर रहा हूँ वहाँ। अच्छा, हाँ, वहाँ जाके देखिए आप, चोरपानी में 3 करोड़ की रोडें बना दी मैंने, मनरेगा से काम करवाए वहाँ पे। थोड़ी बचत तो होती होगी, पेट पालने लायक बचत तो हो जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा आय के स्रोत है। ये आपके आय के स्रोत हैं। तो ये बहुत सी बातें हुई हमारी आज, उन तमाम सवालों के जो जनता ने हम तक पहुंचाए थे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंटरव्यू में बने रहने के लिए। आगे आपसे यही उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।